अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आयशा गुलरेज और हमेशा की तरह एक बार फिर आपके सामने एक स्पेशल गेस्ट के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। आज भी मैं आपकी मुलाकात एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट से कराने जा रही हूँ। जैसा कि आपको मालूम है कि हम लोगों का जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि हमारा मकसद ये होता है कि हम हर दफा अपनी इंटरव्यू सेशन में एक आपको स्पेशल गेस्ट से मिलवाएं, ताकि आप लोगों को ये पता चल सके कि हमारे तमाम स्पेशल गेस्ट कितनी मुश्किलात के साथ, कितने चैलेंजेस का मुकाबला करते हुए अपनी जिंदगी गुजारते हैं और किस तरीके से वो अपना जो है टास्क अचीव करते हैं और कैसे अपनी सक्सेसफुल लाइफ गुजारते हैं। तो अब तक जितने भी मैंने इंटरव्यू किए, मैंने भी अपने तमाम स्पेशल गेस्ट, अपने तमाम स्पेशल फ्रेंड्स से बहुत कुछ सीखा यकीनन, और मुझे मोटिवेशन भी मिली और यकीनन तमाम सुनने वालों को बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता होगा और बहुत सारी मोटिवेशन भी मिलती होगी। तो आज भी जो हमारी गेस्ट है वो उनकी बहुत ही सक्सेसफुल स्टोरी है। उनका ताल्लुक है एबटाबाद से। उनका नाम है, सबसे पहले मैं उनका ताल्लुक करवा दूं, उनका नाम है ज़ैनब नूर। उनका ताल्लुक है एबटाबाद से और उन्होंने मास्टर्स किया हुआ है उर्दू लिटरेचर में। इसके अलावा वो क्या क्या करती हैं, उन्होंने क्या क्या अचीव किया हुआ है, ये तमाम बातें हम उन्हीं से पूछेंगे, उनकी कहानी उन्हीं की ज़बानी सुनेंगे। तो आइए हम मिलते हैं ज़ैनब नूर से। अस्सलाम वालेकुम ज़ैनब नूर, कैसी हैं? वालेकुम सलाम, मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र है। जी ज़ैनब, सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया कि आप हमारे बुलाने पर हमारे इस इंटरव्यू सेशन में आई। थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग योर टाइम। जी ज़ैनब, सबसे पहले मेरा सवाल आपसे ये है कि जैसा कि आप व्हीलचेयर यूजर हैं, तो आपकी जो ये फिजिकल डिसेबिलिटी है, इसकी असल वजह क्या है? जी। मुझे टाइफाइड हुआ था जब मैं 9 माह की थी। तो टाइफाइड की वजह से फिर मुझे पोलियो अटैक हुआ था। पोलियो की वजह से फिर मैं व्हील चेयर पे आ गई थी। ओके, पोलियो की वजह से आप व्हील चेयर पे आ गई थी, ठीक है। ओके, अच्छा ज़ैनब, इसके अलावा अब आपसे एक दूसरा सवाल ये है कि आप ये बताइए कि आपके एजुकेशनल लाइफ में आपको किन किन मसाइल का सामना करना पड़ा, किस तरह से आपने मुश्किलात का सामना किया और किस तरह से आपने फिर मास्टर्स किया लिटरेचर, उर्दू लिटरेचर में। तो यकीनन एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है किसी भी स्पेशल पर्सन के लिए कि वो हायर एजुकेशन ले। तो इन तमाम जो सफर में, इस तमाम सफर में, तालीमी सफर में आपको किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा? जी। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल जो सबसे पहला स्टेप होता है एजुकेशन का, जैसे बच्चा फर्स्ट डे पे स्कूल जाता है, तो जैसे आपको बताया है कि एबटाबाद जो है एक पहाड़ी इलाका है जहाँ पे आम पर्सन की लाइफ जो है सरवाइव करना बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि यहाँ पे पहाड़ी इलाका है। मतलब वहाँ ऐसी सहूलियात मुयसर नहीं होती जैसे कि शहरों में दी जाती हैं। तो हमारा यहाँ पहाड़ी इलाका होने के साथ साथ वुमन विद डिसेबिलिटी होना ये बहुत ही बड़ा एक टास्क होता है। जब मेरी स्कूल लाइफ स्टार्ट हुई, मतलब जैसे प्ले नर्सरी प्रेप, तो मुझे कोई अवेयरनेस नहीं थी, मेरे पेरेंट्स को कोई अवेयरनेस नहीं थी कि बच्ची के स्कूल का भी कुछ किया जा सकता है। मतलब उनकी भी ये मेंटालिटी थी कि बस बच्ची को खाना पीना दे दिया जाए, साइड पे रखा जाए। मतलब उनकी भी ये नहीं थी कि बच्ची पढ़ेगी भी या इसकी भी कोई लाइफ है। फिर जैसे थोड़ी उनको खुद से ही, मेरी अम्मी जो एक अनएजुकेटेड थी, मतलब उनकी तालीम नहीं थी, लेकिन उनके अंदर एक मतलब अल्लाह ताला ने रोशनी डाली कि चलो ये बच्ची माजूर है लेकिन इसकी लाइफ भी है, इसने आगे जीना तो है। तो मेरी अम्मी ने बहुत ज्यादा मेहनत की इसके लिए। मेरे मतलब माशाल्लाह से भाई थे, भाइयों को यहाँ पे मतलब उस टाइम जब आज से 20-25 साल देखा जाए पहले, तो गाड़ियों का, ट्रांसपोर्ट का इशू था, गाड़ियां तक नहीं होती थी, व्हीलचेयर तो दूर की बात थी। तो भाई को बोल के मुझे स्कूल में दाखिल करवाया गया। भाई मुझे उठा कंधों पे लेके जाते थे। जब स्कूल टाइम होता मुझे सुबह लेके जाते, छुट्टी टाइम मुझे उठा के लेके आते थे। तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लगता है। मुसलसल आपकी अपनी कोशिश भी रही, जारी रही और अपनी फैमिली की भी जारी रही। और आपने बिल्कुल सही कहा कि जिस तरह के एबटाबाद और हमारे जो आगे के इलाके, केपीके के इलाके हैं, यकीनन वो पसमानदगी का शिकार है और वहाँ पे सहूलियात का फुकदान है। बड़े शहरों की तरह वहाँ पे सहूलियात नहीं है और आज से हम 20-25 साल पीछे चले जाएं तो यकीनन बहुत मुश्किलात थी। अच्छा ज़ैनब, ये बताइए कि आपने अपनी तालीम जो है वो किसी स्पेशल स्कूल से ली है या एक रेगुलर स्कूल से हासिल की?
जी। सबसे पहले जो है फर्स्ट स्टेप से प्राइवेट स्कूल से हासिल की, थर्ड से जो है सिक्स तक स्पेशल एजुकेशन का किसी ने बताया कि स्पेशल एजुकेशन स्कूल से आप बच्ची को डालें, वहाँ ट्रीटमेंट भी होता है सारा कुछ। तो स्पेशल एजुकेशन में ली थी एजुकेशन सिक्स तक, फिर उसके बाद जो है प्राइवेट स्कूल में। अच्छा, फिर प्राइवेट स्कूल में पढ़ी, ठीक ठीक। अच्छा, इसी तरह फिर क्या यूनिवर्सिटी में भी आपको थोड़ा समस्या मसाइल का सामना करना पड़ा होगा? एक्चुअली आपको पता है कि एक्सेसिबिलिटी का प्रॉब्लम सबसे मेन जो है व्हील चेयर यूजर के लिए एक्सेसिबिलिटी का प्रॉब्लम है। तो हमारे यहाँ एक्सेसिबिलिटी तो बिल्कुल ना होने के बराबर है, जो है 100 में से 10% भी नहीं है यहाँ पे। कोई यूनिवर्सिटी अभी तक भी ऐसी नहीं बनी जो मतलब डिसेबल पर्सन के लिए एक्सेसिबल हो, या जहाँ पे डिसेबल पर्सन जाके एजुकेशन अपनी रेगुलर ले सके। तो मैंने प्राइवेट एडमिशन ली है, प्राइवेट ही मैंने एजुकेशन ली है। 10th से ऑनवर्ड जो है मैं सारा प्राइवेट पढ़ी हूँ, रेगुलर मैंने नहीं पढ़ा। एडमिशन भेज के तैयारी करके पेपर दे दी। अच्छा, फिर बाकी आपने जो अपनी तालीम है वो प्राइवेटली हासिल की? जी ठीक। अच्छा, ज़ैनब के बारे में आपको एक बड़े मजे की बात बता के चलूं कि ज़ैनब से मैंने भी सवाल किया कि उनका तालीमी सफर कैसा रहा, तो उन्होंने अपने तालीमी सफर के बारे में बताया। इनकी जो सबसे बड़ी खूबियत है वो ये है कि स्पोर्ट्स वुमन है, और इन्होंने जो है वो क्रिकेट टीम की भी क्रिकेट टीम क्या क्या है बेसिकली बताएंगे उनको? मैं अहमदाबाद टीम की कैप्टन, वुमेन विद डिसेबिलिटी कैप्टन। जी, तो ये बताना चाह रही हूँ आपको बेसिकली कि जो ज़ैनब है वो अहमदाबाद में वुमेन क्रिकेट टीम की कैप्टन भी है, और इसके अलावा उन्होंने रेसेस में भी मुकाबलों में हिस्सा लिया, राइट? यस। तो ये सबसे एक बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है ज़ैनब की कि ज़ैनब जो है वो स्पोर्ट में बहुत आगे रही है। तो ज़ैनब आप ये बताइए कि स्पोर्ट्स में आना कैसे हुआ, और आपने बहुत सारे इनामात भी जीते हुए हैं और आप कैप्टन भी हैं, तो इस तरह से कैसे आप के माइंड में आई कि आप खेलों की तरफ रुझान कैसे पैदा हुआ? असल में मुझे ना खेलों से शुरू से ही लगाव था। जब मैं घर पे होती थी, घर में बच्चों के साथ, जिस तरह बचपन में बच्चे खेलते हैं आपस में, तो सारे बच्चे खेलते होते थे, तो मैं देखती, मैं कहती काश मैं भी खेल सकती। मुझे खुद भी उस टाइम अवेयरनेस नहीं थी कि व्हील चेयर पे खेल सकता है बंदा या कुछ। फिर हमारी एक एनजीओ थी, एनजीओ आई थी अहमदाबाद में, जायका के नाम से, जापान इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन एजेंसी की। तो वहाँ पे मुझे उन्होंने हायर किया था अपने साथ, तो वहाँ से मुझे अवेयरनेस भी मिली, मोटिवेशन भी मिली। तो मैंने फिर खेलों का मैदान अपने लिए इसलिए चुना था क्योंकि ये वुमेन विद डिसेबिलिटी के लिए या एक वुमेन्स के लिए ये सबसे मुश्किल टास्क है। आई थिंक कि बाकी चलो जी घरेलू काम या एजुकेशन में वुमेन्स आगे आगे होती हैं, लेकिन मुझे स्पोर्ट्स में आगे मतलब जाना था, इसे स्पोर्ट्स मुझे पसंद भी थी, इसलिए मैंने स्पोर्ट्स को चुना। और अच्छा ज़ैनब, आप अभी आपने ये बताया कि आपको तालीमी सफर में बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ा क्योंकि आपका ताल्लुक अहमदाबाद से है, और अहमदाबाद एक पसमानदा शहर है हमारा, तो बल्कि छोटा सा आप कहने को बनी है। तो आप ये बताइए कि खेल के मैदान में आई तो उसमें भी बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ा होगा, तो कैसे अपने घर वालों को कन्विंस किया, और अपने इर्द गिर्द के लोगों का क्या रवैया रहा, आपके इर्द गिर्द के लोगों का क्या रवैया रहा इसमें? सबसे पहले एक एनजीओ थी जायका, जापान इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन एजेंसी। इसे तकरीबन 5-6 साल पहले 4 साल का तकरीबन प्रोजेक्ट था, वो यहाँ पे लॉन्च हुआ था, तो उन्होंने मुझे अपने साथ हायर किया था। फिर खुद को अवेयरनेस भी नहीं थी तब मेरी एजुकेशन भी कुछ नहीं थी, लेकिन जब मैं उस ऑर्गेनाइजेशन में गई, उन्होंने मुझे मोटिवेट किया, पॉलिश किया। तो मैं बच्चों के साथ, बचपन से मुझे शौक था खेलने का, क्रिकेट खेलना या बच्चों के साथ खेलती थी, तो मुझे मतलब अंदर से लगाव था गेम्स के साथ। तो फिर जब मैं जायका में गई तो उन्होंने मोटिवेट किया कि आप खेल सकती हो। फिर वहीं से मैंने अहमदाबाद की वुमेन की टीम बनाई खुद ही, और फिर अहमदाबाद की टीम की नुमाइंदगी पेशावर, इस्लामाबाद वगैरह में करवाई। और खेलों का मैदान इसलिए मैंने चूज किया था क्योंकि ये एक वुमेन विद डिसेबिलिटी के लिए या वुमेन्स के लिए सबसे मुश्किल टास्क होता है, आई थिंक, क्योंकि
फैमिली को बताना जी कि हम कर सकते हैं, तो या अपने अपने बस को कुछ करके दिखाने के लिए, तो इसलिए मैंने ये चूज किया कि लोगों के लिए एक मोटिवेट बन सके। सही, ये बहुत जबरदस्त बात आपने कही कि आपने कहा कि क्यों ना मैं एक ऐसा काम करूं जिससे खवातीन को, वुमेन विद डिसेबिलिटीज को ज्यादा मोटिवेट किया जा सके। तो इस सिलसिले में आपको सबसे ज्यादा सपोर्ट किसने किया? घर में आपके पेरेंट्स ने, आपके बहन भाइयों ने, सबने सपोर्ट किया आपको, या कहा कि नहीं ये काम ना करो, खेल खेल के मैदान में आना बड़ा मुश्किल है आपके लिए, ऐसा कुछ कहा उन्होंने, या कहा कि चलो? मेरे भाई ये कहते थे कि तुम क्या करोगी खेल के, तुम बस खुद को संभालो, इतना ही काफी है, तुम वैसे अपने आप को। तो भाइयों का मतलब ये नेगेटिव पॉइंट्स थे, लेकिन मेरी अम्मी ने और मेरे अब्बू ने मुझे काफी मोटिवेट किया था। जब सबसे पहली फर्स्ट ट्रॉफी लेके आई थी तो सारे मतलब बहुत ज्यादा फिर खुश हो गए थे जी कि वाकई में तुम कुछ कर सकती हो। गुड गुड। अच्छा ये बताइए कि अब तक कितने आपने मैचेस जीते हैं, कितने टूर्नामेंट जीते हैं और कितने इनाम हासिल किए हैं? हमारे तकरीबन 7 से 8 मैचेस हुए थे वुमेन्स के, जो इस्लामाबाद या पेशावर में हुए, जिसमें से 5-6 मैचेस के हम विनर रहे हैं। अहमदाबाद टीम, हमारी टीम माशाल्लाह से काफी स्ट्रांग थी और मोटिवेटेड थी, मतलब उनको काफी ज्यादा मोटिवेट भी किया गया था एनजीओ के थ्रू। तो जो मेडल्स हैं वो भी तकरीबन मेरे पास 17 से 18 मेडल्स हैं और ट्रॉफीज, सारा कुछ है, मतलब टीम की वजह से सब कुछ है। जबरदस्त जबरदत। अच्छा इसके अलावा ये बताइए कि आप क्रिकेट के अलावा क्या करती हैं? आप जॉब भी करती हैं? जी मैं जॉब करती हूँ एज अ कंप्यूटर ऑपरेटर एक प्राइवेट स्कूल में, लिटिल रॉक स्कूल सिस्टम में। आज से तकरीबन 5 साल से वहाँ पे जॉब कर रही हूँ। तो जॉब में कभी किसी किस्म की मिसाइल आए? जब सबसे पहले जाहिर है आपको पता है प्राइवेट सेक्टर में और नॉन डिसेबल के साथ बंदे को खुद को जैसे आपको बताया कि मतलब जब फर्स्ट टाइम बंदा कोई घर से निकलता है नॉन डिसेबल सेक्टर में, तो वो काफी बंदे को खुद ही गिल्टी फील होता है और काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। लेकिन जहाँ पे मैंने जॉब की थी, अभी भी कर रही हूँ, वहाँ पे माशाल्लाह से काफी स्टाफ जो था बहुत ज्यादा कोऑपरेटिव था। जो हमारे प्रिंसिपल है वो बहुत ज्यादा कोऑपरेटिव है, मतलब मुझे उन्होंने कभी भी यकीन नहीं किया कि मेरी डिसेबिलिटी है। मुझे मतलब हर वो काम बताती हैं जो एक नॉन डिसेबल को कहा जाता है कि आप ये काम करें। मेरी मतलब ऐसी ड्यूटीज लगा देती हैं जो नॉन डिसेबल पर्सन की ड्यूटी हो वो मुझे देती हैं कि आप ये काम करें। फिर मुझे कहती है कि मुझे पता है तुम कर सकती हो, इसलिए मैं तुम्हें बताती हूँ। सही सही। अच्छा इसके अलावा आप ये बताइए जैनब, क्या आप और खवातीन को भी मोटिवेट करती हैं, ट्रेन करती हैं अपने इलाके की खवातीन को कि वो आए खेल के मैदान में और क्रिकेट टीम का हिस्सा बने? जी बिल्कुल। हमारी जो टीम थी उसमें मतलब हम हर साल डिफरेंट लड़कियों को लेके जाते हैं। ये नहीं कि एक साल में एक जो रखी थी स्टार से वही हैं। मैं चाहती थी कि हर साल अलग लड़कियां हो, हर लड़की को मतलब मौका मिले। तो जब भी हम लेके जाते थे हर साल में अलग लड़की को टीम में शामिल करके लेके जाते थे। सही। अच्छा अभी तक आपने कोई बैन अवी सतह पर टूर्नामेंट जीता? नहीं ऐसा अभी बैन अवी सतह पर आपने नहीं जीता। अच्छा इसके अलावा आपने कोई और अवार्ड जीता हो उसके बारे में बताइए। मुझे अभी रिसेंटली स्टेप ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से खदीजतुल कुबरा अवार्ड मिला था, ये 2019 में। और 2017 में मुझे बेस्ट सोशल वर्कर का अवार्ड मिला अहमदाबाद की तरफ से, अहमदाबाद सोशल क्लब की तरफ से। और इसके अलावा दो और हैं जो मुझे सीनियर के तौर पे मिले थे। मेरी बेस्ट एक्टिव व्हीलचेयर यूजर के मुझे मिले हैं। अभी मैंने जैसा कि जिक्र किया था कि जैनब जो है वो रेस में भी हिस्सा लेती हैं, तो जैनब ये व्हीलचेयर रेस होती है? जी। अच्छा तो आप उसमें विन करती हैं, तो कितने लोग उसमें हिस्सा लेते हैं? तो बड़ी दिलचस्प बात है और मैंने ये अमूमन यहाँ पे सुनी नहीं है
कि पाकिस्तान में जो है वो रेस का मुकाबला होता है व्हील चेयर, तो कितने लोग उसमें शामिल होते हैं? जो व्हील चेयर रेस है तकरीबन माशाल्लाह से मैं हमेशा ही विन करती आई हूँ। मोस्टली मतलब जब भी रेस होती थी मैं ही विन करती थी, क्योंकि मेरे पास व्हीलचेयर भी जो है स्पोर्ट्स व्हीलचेयर है। तो दूसरा ये कि उसमें पार्टिसिपेंट तकरीबन 20 गर्ल्स होती हैं, मस्त 20 होती हैं। उसमें से मतलब फर्स्ट सेकंड का प्राइज होता है, तो वो मैं ही विन करती हूँ। फर्स्ट हमेशा मेरा होता है। वाह, जबरदस्त जबरदस्त, ये तो बहुत जबरदस्त बात है। इस तरह तो आपकी क्या कहते हैं कि वर्जिश भी रहती है और साथ साथ आप बहुत एक्टिव भी रहते हो और व्हीलचेयर रेस भी हो जाती है। जबरदस्त, बहुत अच्छा शौक है आपका। और जी, अक्सर हमारी गेम्स होती है ना, तो सब मुझे बोलते हैं तुम्हारे हाथों के साथ बिजली लगी हुई है, तुम इतनी तेज व्हीलचेयर चलाती हो। जबरदस्त। अच्छा ये बताइए जरा, क्या आप फारिग औकात में क्या क्या करती हैं, क्या हॉबीज हैं आपकी? मैं कभी कभार कुकिंग कर लेती हूँ, कुकिंग का शौक है मुझे। और बुक्स का रीडिंग वो मुझे बहुत ज्यादा शौक है। अच्छा, मैं चाइनीज अच्छा चाइनीज बना लेती हैं, वाह जबरदस्त। और बुक्स कौन कौन सी पढ़ती हैं? इस तरह का लिटरेचर पढ़ने का शौक है, इस्लामी किताबें पढ़ने का शौक है? मुझे इस्लामिक इस्लामिक सही। अच्छा जरा ये बताइए कि आप जैसे कि आप क्या समझती हैं कि खवातीन को, खसूसी खवातीन को किन किन मसाइल का सामना ज्यादा है? अगर आपको मौका मिले कि आप किसी प्लेटफॉर्म पे बोले जाके, तो आप किस मसले को, किस प्रॉब्लम को ज्यादा फोकस करेंगे? मेरे ख्याल में जो वुमन विद डिसेबिलिटी है उनका सबसे बड़ा मसला है कि वो अपनी आवाज खुद नहीं उठा सकती। मतलब कि जैसे कि मेरे साथ हो गुजरा है, जो मेरा एक्सपीरियंस है कि अगर वुमन विद डिसेबिलिटी है उसको घर से निग्लेक्ट किया जाता है। सबसे पहले घर से पहले से ही बोला जाता है कि जी बस आपने कहाँ जाना है, क्या करना है, आप ये खा लो, ये पी लो या ये पहन लो। मतलब वो उसकी अपनी ख्वाहिशात या उसकी अपनी कोई राय नहीं होती, तो वो वहां पे अपनी आवाज नहीं उठाती। अच्छा, ये आप पे नजर में ये इम्पोर्टेंट है। यानी आपको कहने के, यानी आपको कहना है कि जो खवातीन को अपने हकों के लिए आवाज उठानी चाहिए। हाँ, ये तो बहुत जरूरी है। लेकिन खवातीन जो है, खासतौर पर खसूसी खवातीन जो अपने हकों के लिए आवाज उठाएंगी, तो यकीनन उनके फिर हकूक इसी तरह माने जाएंगे। सही सही। अच्छा, इसके अलावा आप ये बताइए कि आखिर में आप क्या पैगाम देना चाहेंगी पीडब्ल्यूडीज को? सब जो है पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए मेरा ये पैगाम है कि कहते हैं ना कि जब तक बंदा खुद कोशिश नहीं करता तो अल्लाह ताला भी उस बंदे का साथ नहीं देते। तो आप खुद कोशिश करेंगे तो अल्लाह ताला भी आपका साथ देंगे। तो किसी दूसरे को कोसने से कि फला एनजीओ या फला ऑर्गेनाइजेशन हमारे लिए कुछ भी नहीं कर रही या हुकूमत हमारे लिए कुछ नहीं कर रही, तो आप अपने लिए खुद स्टेप उठाएं, तो फिर अल्लाह ताला भी आपकी मदद करेगा और आपके लिए कोई ना कोई जरिया भी बनेगा। आप अपने हक के लिए खुद आवाज उठाएं, अपने लिए खुद कुछ करें, बहुत या दूसरों पे करें। बहुत जबरदस्त पैगाम दिया यकीनन ज़ैनब ने कि दूसरों को ब्लेम ना करें कि ये हुकूमत ये नहीं करती या एनजीओ या इदारे ये नहीं करते। अपने लिए खुद आवाज उठाएं, अपने लिए खुद मेहनत करें। अपने लिए मेहनत खुद करेंगे तो लेकिन अल्लाह ताला भी आपका साथ देंगे। बहुत जबरदस्त पैगाम दिया है आपने ज़ैनब। बहुत शुक्रिया ज़ैनब आपका। ये छोटा सा इंटरव्यू तो आपके साथ हमारा, ठीक है। हम ये चाहते हैं कि छोटा सा हो इंटरव्यू पे साइज जवाब दिए जाए उसमें, ठीक है। तो ये हमारा मकसद होता है। तो बहुत शुक्रिया ज़ैनब आपका आने का, हमें टाइम देने का। बहुत मजा आया ज़ैनब से बात करके, बड़ा अच्छा लगा ज़ैनब। मुझे भी बहुत अच्छा लगा। मुझे भी बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम भी किसी स्पेशल गेस्ट के साथ हाजिर होंगी। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।